के बारे में। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया। तो देखिए अब मैं आपसे बता दूं, यहां पे हम लोगों ने स्टार्ट पढ़ा था, देखिए तो मेरा ये कहना है कि अभी आपने देखा कि सेल्स के अंदर सब सेल्स और सब सेल, एस एक ऑर्बिटल से बना हुआ है, पी 3 से बना हुआ है, डी 5 से बना हुआ है, एफ 7 ऑर्बिटल से बना हुआ है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज ऑर्बिटल। तो इसका मतलब है कि जो इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ऑर्बिटल। तो हम लोगों को इस ऑर्बिटल को समझना है, कि ये ऑर्बिटल क्या होता है। तो हम लोगों को अब ये देखना है कि ऑर्बिटल क्या होता है। तो कॉपी में अब हेडिंग होगी आपकी, ऑर्बिटल, कॉपी में हेडिंग होगी आपकी ऑर्बिटल। अब देखिए पहले सबको समझना है, अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझिए। देखिए ऑर्बिटल को किस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं ऑर्बिटल क्या है, अभी तक ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन और वेलोसिटी हम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, तो फिर ये बात हुई कि जब एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते तो कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ध्यान से समझिएगा, किस रीजन में, किस स्पेस में, नो डाउट स्पेस बात कर रहे हैं तो 3 डायमेंशनल है, तो किस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे किया गया कि ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, फिर इसी के साथ एक नोड भी चीज डिफाइन की गई। ध्यान दीजिएगा इसको, हम लोगों को नोड पे काफी सवाल आते हैं। नोड पे नोडल प्लेन, रेडियल नोड्स, स्फेरिकल, नॉन स्फेरिकल नोड्स, ये हम लोगों को देखना है, एंगुलर नोड्स, सब समझाऊंगा आपको इत्मीनान से। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि नोड क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन जहां उसके मिलने के पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उस रीजन को हम बोलेंगे कि वो ऑर्बिटल है। और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, ये मैथ्स का एक टर्म है। जब आप फंक्शंस पढ़ते हैं, खासकर 3 डायमेंशनल फंक्शन, उनकी प्लॉटिंग की जाती है, तो जहां फंक्शन नहीं जाता है वहां पे हम उसको नोड से बोलते हैं। तो नोड का मतलब है कि जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट जीरो हो। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आई। जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो ऑर्बिटल, जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट जीरो हो, उसको हम बोलेंगे नोड। तो रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे, इस डेफिनेशन को नोट करेंगे।
एक एनालॉजी पहले देता हूं और फिर ये बताता हूं कि एक आपके दिमाग में होगा कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की कहीं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कहीं कम है, ऐसा क्यों है? तो मैं इसका एक आपको रीज़न दे रहा हूं, हालांकि मुझे लग रहा है बोलते वक्त कि पता नहीं आप उस रीज़न को समझ पाएंगे कि नहीं, फिर भी देखिए। पहले जैसे एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको, देखिए यहां पर एक चीज़ समझिएगा कि जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, ये तो देखिए ये कहाँ होंगे भाई, अगर हम ये मान के चलें कि आपके स्कूल ओपन हो गए हैं, और ये मान के चलें कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, आपका स्कूल कोचिंग ओपन हो गया है, तो आपके घर में रहने के चांसेस हैं, घर में, फिर स्कूल में, सबसे ज्यादा टाइम आप घर में बिताते हैं, फिर स्कूल में, स्कूल के बाद आप कोचिंग सेंटर्स में, ये तो आपके ध्यान देंगे कि आपके मिलने के जो चांसेस हैं वो घर में है, स्कूल में है और कोचिंग सेंटर्स में, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर जो भी है, तो आप ज्यादा टाइम अपना यहीं बिताएंगे, तो इनको बोला जाएगा कि ये ऑर्बिटल्स हैं। ये आपके लिए क्या है? ऑर्बिटल है। ये आपके लिए क्या है? ऑर्बिटल, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एक सवाल है, आपके लिए नोड क्या है? जहां आप नहीं जाते हैं, जहां आप नहीं जाएंगे वो आपके लिए नोड हो जाएगा। कौन सा रीजन? अब जैसे सुनिए, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। तो आप कहां नहीं जाएंगे? तो मेरा कहना है आप मोबाइल टावर के ऊपर आप वहां नहीं जाएंगे। वहां क्या करने जाएंगे? कोई आप मोबाइल टावर के इंजीनियर थोड़ी ना है कि ऊपर चढ़ेंगे, तो आप मोबाइल टावर के ऊपर नहीं जाएंगे, तो वो आपके लिए नोड हुआ। कब्रिस्तान वो आपके लिए क्या हो गया? नोड हो गया। आप वहां क्या करने जाएंगे? ठीक है ना। तो मैं कभी बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन कब्रिस्तान में आप क्या करने जाएंगे? वो आपके लिए नोड हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरह की चीजें। मैं और बात करूं, अगर थोड़ा मजेदार बात करूं, तो अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो किसी बार में आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप बार में क्या जाएंगे? क्यों जाएंगे? ठीक है ना। और टिपिकल टर्म यूज करूं, ठेका देसी शराब, वहां आप क्या करने जाएंगे? अगर आप अंग्रेजी दारू पीते हैं तो वहां क्यों जाएंगे? तो इसका मतलब ये सब जगह आपके लिए क्या हो गई? नोड हो गई। नोड मतलब जहां आपके मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, और जहां आपके मिलने के चांसेस ज्यादा हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने बता दिया कि एक स्टूडेंट के लिए घर, स्कूल और कोचिंग सेंटर, और अगर वो हॉस्टल में पढ़ता है तो हॉस्टल, ठीक है ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया? ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये एक मैंने सिंपल एनालॉजी दी कि ऑर्बिटल का मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहां पर देखिए आपको ये चीज मिलेगी, और ये देखिए जरा इस चीज को देखिए, ये इसको भी देखिए, बस इसमें इसको देख लीजिए कि ऑर्बिटल डिस्क्राइब्स एज क्लाउड्स वेयर द इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। मतलब अब देखिए कोई ऐसा परसेंटेज फिक्स नहीं है कि 80% टाइम अगर वो मिलेगा तो ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो वहां मिलना चाहिए, तभी आप ऑर्बिटल बोलेंगे। नो डाउट ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पोजीशंस का कलेक्शन है। फिर से सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की पोजीशंस का जो कलेक्शन है उसको क्लाउड बोला गया है, सब जगह नहीं है, ठीक है। अभी एस ऑर्बिटल बताऊंगा तो क्लाउड दिखाऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही जगह हुआ उसमें से, ठीक है ना। अच्छा, जो क्लाउड हम बनाते हैं वो गिव्स वॉल्यूम ऑफ द एटम, एक आइडिया देता है हमको वो, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं दूसरी चीज, ये 3D रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ऑर्बिटल का मतलब है वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। स्पेस नो डाउट 3 डायमेंशनल है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब 90%, 80%, मैं 75%, 70% को भी ले रहा हूं, वो भी ऑर्बिटल है, मैक्सिमम टाइम वो वहां मिले, ठीक है ना। और जिसको हम क्लाउड बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो पोजीशंस हैं उनका कलेक्शन है, इसीलिए इसको क्लाउड बोलते हैं। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के बहुत छोटे साइज का होता है, मेनली इलेक्ट्रॉन जितने स्पेस में रहता है वही एटम का साइज डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां जहां उसके मिलने के चांसेस हैं वो पूरा रीजन लेंगे कि वो एटम का एरिया है, मतलब वो एटम का स्पेस है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एटॉमिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब
देखिए ये तो मैंने एक चीज और बता दी। अब एक सवाल और है यहां पर, एक सवाल और है अभी यहां पर। अब देखिए मैं थोड़ा सा एक अच्छी बात कर लूं, ठीक है ना, और इससे जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनको काफी सुकून मिलेगा। सवाल ये है कि ठीक है हम लोग समझ गए जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो है ऑर्बिटल, और जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है वो है नोड। चलिए ये चीज हम समझ गए। अब सवाल ये है कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों कुछ जगह मिलेगा और कुछ जगह नहीं मिलेगा। हम लोगों को तो अपना समझ में आता है कि हम या तो घर में मिलेंगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेंगे या स्कूल में मिलेंगे, और हमको संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि हम जो है गलत जगह नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ना कि हम किसी बार में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो अब मतलब हम जो है कब्रिस्तान में नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, भाई वहाँ क्या करेंगे हम। तो हमको ऐसे संस्कार दिए गए हैं, हमारी ऐसी आदतें नहीं हैं कि हम वहाँ जाएं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा क्या है कि वो कहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ये आप क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना। मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है। और जो चार्ज अगर वो रेस्ट में है तो ये यहां पर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और फिर आगे मैं और बता दूं कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, ये सब आप फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे। जब एक्सेलरेटेड चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी है और प्लस रेडिएशन भी आ जाता है। ये तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको फिजिक्स की दी है कि देखिए चार्ज जो रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जब चार्ज मूविंग होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। और इसके बाद जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन भी होता है। अभी जब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर को समझेंगे, तब ये चीजें डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। वहां हमको इसकी जरूरत है और पूरे बोर्ड्स मॉडल में जरूरत है हमको, ठीक है ना। तो अब मेरा ये कहना है कि देखिए जब भी कोई आप एटम की बात करेंगे, जैसे एटम की बात करेंगे, ये तो इसके अंदर भाई यहाँ न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटॉन है ये भाई चार्ज्ड भी है और मूविंग भी है, मूव भी करता है, वो चार्ज्ड एंड मूविंग है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है, आप कह सकते हैं इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मैं ऐसे दिखाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज्ड भी है, चार्ज्ड भी है और मूविंग भी है, एंड मूविंग भी है। तो इसलिए इसके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब इसको समझिएगा अच्छे से, इसको अच्छे से समझिएगा। तो एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जो कि चार्ज्ड है, तो वो क्या है कि चार्ज्ड भी है और मूविंग भी है, स्पिन मोशन तो होता ही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी, दोनों होगी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी चार्ज्ड और मूविंग में है। तो क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है आ रही हैं, दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, फील्ड इंटरेक्शन होता है, फील्ड इंटरेक्शन। अब ये आगे की चीजें हैं, ये आगे की चीजें हायर लेवल पे जब आप पढ़ोगे, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे तो ये सब पढ़ाया जाएगा। तो मतलब अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस एरिया में तो क्या होगा, फील्ड इंटरेक्शन होगा। तो फील्ड कपलिंग होती है, फील्ड कैसे इंटरेक्ट करती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब फील्ड इंटरेक्ट करती है तो कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं। तो जब फील्ड इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है कि फोर्सेस, जनरेशन ऑफ फोर्सेस, जनरेशन ऑफ फोर्सेस। मैं एकदम सिंपल चीज में आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फील्ड जब इंटरेक्शन होगा तो कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे, और यही फोर्सेस क्या होते हैं, यही फोर्सेस क्या होते हैं, ये डिसाइड करते हैं
डिसाइड्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कोई रैंडम मोशन में है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है ना कि जो उसके ऊपर फील्ड के इंटरेक्शन से जो फोर्सेस आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। भाई जैसे हम और आप हैं, वो सोसाइटी के रूल्स हैं, संस्कार हैं, जो सोसाइटी की मान्यताएं हैं, और फिर जो लीगल रूल्स हैं और जो लॉज हैं, हम उनके अकॉर्डिंग ही। अब जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है, अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप ऐसे फ्रीली नहीं मूव कर सकते। कहीं डीएम साहब मिल गए तो आपको 2 डंडा मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप फ्रीली नहीं मूव कर सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा। आपने कहा मेडिसिन लेने जा रहे हैं, कोई टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो चलो ओके, वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन आप ऐसे ही घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो भाई जो पेंडेमिक जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो मतलब किसी का भी मोशन वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी है। तो अब ठीक है, गैसियस स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन रैंडम मोशन होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, इनकी फील्ड की कपलिंग, उससे फोर्सेस आते हैं और उससे डिसाइड होता है कि इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। तो जहां जाएगा वो ऑर्बिटल, जहां नहीं जाएगा वो नोड। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये मैंने इतनी बात आप जल्दी से नोट करेंगे। ये चीज आप नोट कर लेंगे